नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे 71 बीपीएससी पीटी के पेपर का। पेपर के आंसर तो मैंने कल ही बता दिया था, उसमें कुछ सवाल गलत हो गए थे, बाय मिस्टेक हुआ था, क्योंकि एक कैंची वाला था, मेरठ का जीआई टैग है, और एक त्रिपुरी कांग्रेस वाला था, और एक रमन मैक्से से शायद गलत हुआ है। बाकी जो भी मैंने करवाए थे मैक्सिमम सही थे। फिर भी बीपीएससी के आंसर की आने दीजिए, क्योंकि कई सारे शिक्षकों ने इस बार आंसर की करवाए ही नहीं। मैंने तो अकेले ही सारा करवाया है। लेकिन आज हम लोग बात किस चीज़ पर करेंगे, तो पेपर को समझेंगे ज़रा कि डिटेल में कि किस प्रकार के सवाल आए हैं और आगे किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मन कर रहा है तैयारी छोड़ दें, तो मेरे पास दो ऑप्शन बनता है। मैं आपको बिल्कुल ही रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं सुनाऊं, है ना, और बिल्कुल आपको मोटिवेट कर दूं, हवा भर दूं, और फिर आप हवा में उड़ने लग जाएं, तुरंत जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और बस सब कुछ सही होने लग जाए आपके जीवन में। लेकिन फिर वो गुब्बारा जिस दिन फूटेगा फिर आप ज़मीन पर गिर जाएंगे कि ये तो सच्चाई कुछ था ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको दर्पण दिखाऊंगा, सच्चाई से अवगत करवाऊंगा। कट ऑफ के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, मेंस की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। शुरू करने से पहले एक चीज़ इसी पर बात कर लेते हैं कि अगर 71 बीपीएससी का पेपर बहुत कठिन आया है तो क्या तैयारी छोड़ दें। 69 बीपीएससी का पेपर, पीटी का पेपर बहुत कठिन आया था। 70 बीपीएससी का कैसा आया। 70 बीपीएससी का तुलनात्मक रूप से वन लाइनर पूछे गए थे, तो 71 का कैसा आया। इसमें भी वन लाइनर की संख्या ज़्यादा है, लेकिन डी ऑप्शन ने ऐसा रुलाया है कि अभी तक बच्चों के आंसू नहीं सूख रहे भाई। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप तैयारी छोड़ रहे हैं ये सोच करके कि अब ऐसा ही पेपर आएगा, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। अगले साल पता नहीं कैसा पेपर आएगा। और मैं आपको बताऊं, ये जो पेपर था 71 बीपीएससी का, अगर कोई भी ये बोल रहा है ना कि ये 69 वाला पैटर्न था, यकीन मानिए उन्हें एनालिसिस का ए भी नहीं आता है। 69 जैसा पेपर का पैटर्न रहता तो इसका कट ऑफ तो बहुत शानदार जाता, बहुत आगे जाता, क्योंकि 69 का पेपर इसके सामने कुछ था ही नहीं, उसमें ऑप्शन डी नहीं था। और ऑप्शन डी के कारण से यहाँ पर 1/3 निगेटिव के साथ ऑप्शन डी ने इतना डेडली कॉम्बिनेशन है कि अच्छे खासे बच्चों के मार्क्स गिर गए हैं। अभी तक एक बच्चे ने मुझे बताया कि उसके 102 आ रहे हैं और एक का बताया कि 85 आ रहे हैं। बाकी सबके मार्क्स इसके बिलो ही आए हैं। मैं जितने को पढ़ाता हूँ जानता हूँ, कईयों हज़ार बच्चे हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगा। मेरे हिसाब से बीपीएससी के हिस्ट्री में आज तक का सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाएगा। अगर मैं कट ऑफ का प्रेडिक्शन पहले कर दूँ तो थोड़ा सा ज़्यादती हो जाएगा। पहले सवालों को ज़रा देखेंगे, कहाँ कहाँ से कितने सवाल पूछे गए हैं। करंट अफेयर से 44 से 48 सवाल करीब में पूछे गए हैं, और इस 44 से 48 सवालों में बंधुओं जो 35 सवाल हैं ना, करीब में 35 क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर आप उनको टच करते हैं तो अपने रिस्क पर टच करिए, क्योंकि उसमें डी ऑप्शन है, डेटा है। डेटा है मतलब आंकड़े दिए गए हैं, और आप अगर उनको टच करते हैं तो आपका गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए करंट अफेयर का सेक्शन सबसे कठिन था, जो बीपीएससी के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा आसान सेक्शन हुआ करता था। सब ज़्यादा स्कोर करते थे बच्चे उसमें, करंट अफेयर में वो सबसे ज़्यादा कठिन सेक्शन था इस बार। और उसके भी सवाल कोई कम नहीं पूछे गए, 44 से लेकर के 48 क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं। दूसरा सेक्शन था साइंस का, इसमें 29 से 30 सवाल ही पूछे गए हैं। 29 से 30 सवाल करीब में पूछे गए हैं, लेकिन इस 29 से 30 में 10 ऐसे सवाल हैं, 10 से 12 ऐसे सवाल हैं जिसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स के कुछ सवाल जो पूछे गए थे बहुत आसान थे, उसको हल कर सकते थे आप आसानी से। बायो का भी 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको आप आसानी से हल कर सकते थे। बाकी जो सवाल पूछे गए हैं वो आसानी से हल नहीं हो सकते। ख़ास तौर से बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के जो सवाल पूछे गए हैं वो आसानी से हल होने वाले नहीं हैं। न्यूमेरिकल से 5 सवाल पूछे गया है जो कभी भी नहीं पूछा जाता था।
पता नहीं किस हिसाब से पूछा, लेकिन 5 सवाल ऐसे पूछे गए हैं। इसी प्रकार से ज्योग्राफी से 19 सवाल पूछे गए हैं। इस 19 में से 14 से 15 सवाल आप हल कर सकते थे, 14 से 15 सवाल आप हल कर सकते थे। बाकी का जो सवाल था वो कठिन था। जैसे अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो ये सवाल काफ़ी कठिन था, ये भी कठिन था, मतलब सुना हुआ नहीं था, ये भी कठिन लग सकता है आपको। उसी प्रकार से एक ये भी कठिन लग सकता है। तो इसी पेज पर अगर हम लोग देखेंगे तो 4 ऐसे सवाल आपको दिखेंगे जो कठिन था, जो नहीं पढ़ते हैं, जनरली बच्चे नहीं पढ़ते। मैजिनॉट रेखा, ठीक है, प्रीवियस ईयर में कहीं पर ढूंढेंगे तो शायद कहीं मिल जाए, लेकिन यह सामान्य तौर पर नहीं पढ़ते हैं बच्चे। तो ज्योग्राफी ये 3, 4, 5 सवालों को छोड़ देंगे तो मैक्सिमम सवाल जो पूछे गए थे ना, वो आसान से मध्यम स्तर तक के थे, जिसको हल किया जा सकता था। ठीक है, पॉलिटी के 15 सवाल पूछे गए हैं। इसमें भी स्टेटमेंट वाले सवाल हैं जो टाइम टेकिंग हैं। पहली बात तो यही था कि पेपर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, लेंदी था, बहुत ज़्यादा ही समय लग रहा था हल करने में इस पेपर को। 150 सवाल पढ़ के हल कर लेना भी बहुत बड़ी चीज़ थी, पता नहीं कैसे किया होगा स्टूडेंट्स ने। तो 15 सवाल पॉलिटी से पूछे गए हैं। इस 15 में से 12 के आसपास तक आप सॉल्व कर सकते थे। 2-3 सवाल ऐसे हैं जो थोड़े से ज़्यादा कठिन स्तर तक के जाते हैं, अब उसके अलावा 12 सवाल तक आप हल कर सकते थे। हिस्ट्री में 30 सवाल टोटल पूछे गए हैं, 30 सवाल हैं, जिसमें एंशिएंट और मिडेवल से बहुत कम सवाल इस बार पूछा गया है। मिडेवल हिस्ट्री से 3 सवाल पूछे गए हैं। एक जो राजा बादशाह हुए उनके पुत्र वाला सवाल पूछा गया है। उसी प्रकार से एक अलग अलग बावरी जो बनाया गया उसके बारे में सवाल पूछा गया है, और उसी प्रकार का एक और सवाल है जो पूछा गया है। तो 2 से 3 सवाल ही आए हैं। कहाँ से? तो मिडेवल हिस्ट्री से है। एंशिएंट हिस्ट्री से भी यही हाल है। जिस एंशिएंट हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल आते थे बीपीएससी में, क्योंकि बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री शानदार है और वहाँ से कई सारे सवाल पूछे जाते थे, आसान स्तर के सवाल होते थे, वो इस बार पूछा ही नहीं गया है। वहीं मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो तुलनात्मक रूप से आसान हैं, आसान से मध्यम स्तर तक के हैं, लेकिन ऑप्शन डी इसमें जो दे दिया गया है वो इसको भी खतरनाक बना देता है। इसके कारण से ये भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ आपको रह रहा होगा कि इकोनॉमिक्स कहाँ गया सर, इकोनॉमिक्स कहाँ गया, इकोनॉमिक्स कहाँ गया, इकोनॉमिक्स का क्या हुआ भाई? तो इकोनॉमिक्स ना करंट अफेयर के साथ मिक्स हो गया है, क्योंकि करंट अफेयर के ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो दरअसल में इकोनॉमिक्स में पूछे जाते थे, लेकिन वो करंट अफेयर ही है, इकोनॉमिक्स भी है, दोनों वही है। इकोनॉमिक्स में स्टैटिक पोर्शन से एक भी सवाल नहीं पूछा गया। मैंने स्टैटिक पोर्शन के कुछ सवाल ज़रूर हल करवाए थे, लेकिन स्टैटिक पोर्शन से सवाल नहीं पूछा गया है। करंट अफेयर से फुली सवाल जो है पूछा गया है इकोनॉमिक्स का। 100% सवाल जो है वो इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर से ही पूछा गया है। बाकी करंट अफेयर का जो सेक्शन है उसे बिहार स्पेशल का करंट नहीं के बराबर पूछा गया है। बहुत कम सवाल हैं। जो देश विदेश के करंट हैं वो ज़्यादा पूछे गए हैं। खासतौर से डेटा आधारित जो करंट अफेयर है, इकोनॉमिक्स बेस्ड जो करंट अफेयर है, वो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इतना कठिन हो गया है उसके पूछने के कारण से कि पेपर में हल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ऊपर से ऑप्शन डी दिया हुआ है। अगर उसका उदाहरण देखना हो आपको तो 85 नंबर सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। 84 नंबर देखिए बिहार स्पेशल करंट है। 83 नंबर देख सकते हैं। सारे ही सवाल आपको इसी प्रकार से दिखेंगे। 80 नंबर देखिए, 81 नंबर तो फिर भी आसान पूछा था। उसके अलावा 79 नंबर देखिए, 77 नंबर देखिए किस प्रकार का सवाल पूछा गया है। 76 तुलनात्मक रूप से आसान था। 75 नंबर सवाल देख सकते हैं किस प्रकार का सवाल पूछा गया है। इसी प्रकार से 74 नंबर देख सकते हैं, कठिनतम सवाल है, यह कठिनतम है। मैं जितना यूपीएससी बहुत बार अच्छे से दिया भी है, हर चीज़ का पता है, अनुभव भी है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर ये सवाल यूपीएससी में भी पूछा जाता है ना तो ये उस स्तर का सवाल है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये ऑप्शन डी के कारण से ना, ये ऑप्शन डी के कारण से उपरोक्त में से एक से अधिक, ये हर सवाल जो है ना जिसमें ऑप्शन डी है 1/3 नेगेटिव है, ये यूपीएससी के लेवल को मैच कर रहा है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। बल्कि कई बार तो ऑप्शंस अगर दे देता कि ऊपर में से एक से अधिक है, एक सही है, 2 सही है, 3 सही है, स्टेटमेंट वाले अगर सवाल देता तो वो फिर भी ठीक हो जाता है।
लेकिन ये ऑप्शन डी के साथ 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन है नहीं ये वन लाइनर। तो ये थोड़ा सा इसको कठिन बना रहा था। देखने में तो आसान लग रहा था लेकिन था बहुत कठिन पेपर। मतलब कि बीपीएससी के हिस्ट्री में सबसे कम कट ऑफ जाना चाहिए इस बार, है ना। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको दिखेंगे वो डेटा आधारित सवाल पूछे गए हैं। डेटा आधारित, जिसमें 68 नंबर तो मुझे गलत ही लग रहा है। इंडियन जो फॉरेस्ट रिपोर्ट पर आधारित सवाल पूछा गया वो मुझे गलत लग रहा था। 69 नंबर देखिए कितना कठिन पूछा गया है 2023 का करंट अफेयर में, वो भी सेवा का निर्यात पूछा गया है। व्यापार डेटा से सवाल पूछा गया है कि सेवा का निर्यात हमारा किस देश से कम रहा है, ये पूछा जा रहा है ना। और वो भी यहाँ पर भी ऑप्शन डी दे दिया है आंसर, इसलिए यह कठिन हो जाता है। 2023 ईस्वी का करंट अफेयर है, 2023-24 के करंट अफेयर ज़्यादा पूछे गए हैं। अब थोड़ा सा अंत में एनालिसिस करके कट ऑफ बता देता हूँ, फिर मेंस के बारे में क्या करना है उस पर आ जाएंगे हम लोग। जो 44 से के करीब में करंट अफेयर पूछे गए हैं, इसमें से करीब में 20 सवाल जो हैं, 20 सवाल वो 2023-2024 के शुरुआत के करंट अफेयर पूछे गए हैं। बाकी जो 24 सवाल हैं वो 2025 के करंट हैं और 2024 के लास्ट के करंट अफेयर पूछे गए हैं, है ना। इस प्रकार का ये पूछा गया है। तो ओवरऑल अगर हम लोग पेपर को देखेंगे तो पेपर आपका कठिनतम था। अगर बिहार स्पेशल के सेक्शन को छोड़ दिया जाए और मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन को छोड़ दिया जाए, हिस्ट्री के सेक्शन को, तो बाकी पेपर जो था वो कठिन था, जिसमें से पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल का जो सेक्शन था तुलनात्मक रूप से आसान था, लेकिन इनके सवाल ही काफ़ी कम पूछे गए थे। साइंस और करंट को मिला करके 75 करीब में सवाल पूछे गए थे। 50% पेपर का इसी से आया हुआ था। बाकी 50% में पूरा पेपर था। उसमें से भी ऑप्शन डी के कारण से गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे थे बच्चों के। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अगर कोई बैठ करके पेपर को आसान कह रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में ऊपर से ऐसा पेपर बहुत गलत हो जाता है, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसके पश्चात से बात है कट ऑफ कितना जा सकता है। अलग अलग जगहों पर देखा मैंने, न्यूज़ चैनल वाले भी कट ऑफ बताने लग गए हैं। ऐसा तो दिन आ गया बीपीएससी का। तो कट ऑफ कितना जाएगा उसको अगर हम लोग देखें तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 80 ± 5 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए। मतलब 75 से 80 के बीच में, या 80 से 85, बहुत ज़्यादा चांस है कि 75 से 80 के बीच में कट ऑफ जाना चाहिए। उससे कम तो नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए। पिछली बार के पेपर में जब 70 बीपीएससी पीटी का पेपर था उसमें 2 लाख बच्चे करीब में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स है वो भी नहीं वो गेन कर पाए थे और बहुत सारे बच्चे उसके कारण से बाहर हो गए थे। तो इस बार के पेपर में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। खैर अगर हम लोग कट ऑफ को देखें तो 80 से ±5 पर जाएगा। तो अगर आपका 1% भी चांस है ना कि आपका पीटी क्वालिफाई हो रहा है, 1% भी, चलिए 0.1% भी आपका अगर चांस है ना कि आपका पीटी क्वालिफाई हो रहा है, 0.1%, मान लिया कि 99.9% आपका है चांस कि आपका पीटी नहीं हो पाएगा, और अगर आपका 0.1% भी चांस है ना कि पीटी आपका हो जाएगा, तो कृपया करके बिना देर किए हुए अभी से, आज 14 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, कृपया करके 15 तारीख से ही, ये ठीक है आप 2 दिन आराम कर लीजिए, 16-17 से ही सही, लेकिन मेंस की तैयारी शुरू कर लीजिएगा। क्योंकि अगर प्रीलिम क्वालिफाई होने का आपका थोड़ा सा भी चांस है, मेंस अगर आपको देना है तो मेंस यकीन मानिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से प्रीलिम में एक भ्रम बना हुआ था कि बीपीएससी एक ही साल का करंट पूछेगा और वो भ्रम टूट गया है, उसी प्रकार से मेंस में भी मुझे लग रहा है कि 6 मंथ का जो करंट पूछा जाने का एक भ्रम बना हुआ है कि 6 मंथ का ही बीपीएससी करंट पूछती है, वो भी टूट जाएगा। और उसमें भी इसी प्रकार से सरप्राइज़ दिया जाएगा कि भाई कभी कभी मेंस में कोई भी ईयर का करंट अफेयर पूछ रहे हैं, 2 साल पहले का भी करंट पूछ रहे हैं, 1 साल पहले का भी पूछ रहे हैं। इसलिए कब होगा मेंस, तो जनवरी में हो सकता है, दिसंबर में डेट ही नहीं है बीपीएससी के पास में, तो जनवरी में होगा मेंस, जनवरी 2026 में मेंस होगा।
और आप उसकी तैयारी में सही तरीके से लग जाएं। क्योंकि अगर आपका चांस है प्रीलियम क्वालिफाई होने का, तो मेंस इतना आसान नहीं होगा। जो प्रीलियम आप पेपर दे करके आए हैं उसका 10 गुना ज़्यादा कठिन पड़ेगा आपका मेंस। GS2 का पिछले साल का पेपर उठा करके देख लीजिएगा कि कितना आसान सवाल पूछा गया था, है ना। इसलिए कृपया करके टारगेट के हिसाब से मेंस की तैयारी में लग जाइएगा। अब एक चीज़ आता है, जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं उनकी गलती भी मैं बता देता हूं मैं, उसके बाद से आ जाऊंगा। कल जब बच्चे टेस्ट दे करके PT का परीक्षा दे करके निकले, तो सबसे पहले उन्होंने किसको कोसा? सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को जम के कोसा, चूँकि जायज़ भी है भाई। कोचिंग का माया जाल ही ऐसा है कि आप उसमें फंस करके रह जाते हैं और वो अपना प्रूफ लेकर के आ जाते, देखो भाई 2 साल पहले ये करंट पढ़ाया था, आपने नहीं पढ़ा, आपकी गलती है ना। तो ऐसा वो लेकर के आ जाते हैं, है ना, और आपको फील करवाते कि तुम्ही ने नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ाया था 2 साल पहले इस तारीख को इस मैगजीन में, नहीं पढ़ा तो आपकी गलती। और आप जम कर उनके कोसते हैं। फिर अभी आप क्या करते हैं, अभी आप ढूंढने में लगे हैं कि किस किस कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है मेंस का, और भागना है टेस्ट सीरीज लेने के लिए। कल आप कोस रहे थे, आज आप भाग रहे हैं उनका टेस्ट सीरीज फिर से खरीदने के लिए। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। टेस्ट सीरीज उनके लिए होता है, मैंने प्रीलिम का टेस्ट सीरीज मैंने भी चलाया है ना, मुझे भी पता है। मैं मेंस का टेस्ट सीरीज नहीं चला सकता हूँ क्या? चला सकता हूँ भाई, कैपेबल भी हूँ, पेपर सेट भी कर सकता हूँ। ऐसे पेपर सेट करता हूँ, पिछली बार GS1 में 95% सवाल मेरे बनाए हुए सवालों से आए हैं, एक एक सवाल मैच किया है। बना भी सकता हूँ लेकिन नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे वो सही नहीं लगता है। टेस्ट सीरीज उनको देना चाहिए मेंस का जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो, वो एटलीस्ट 3 घंटे 20 सवाल लिखने के उनके पास कैपेसिटी भी हो, 3 घंटे में 20 सवाल लिखने की कैपेसिटी भी हो। और अगर ये नहीं है आपके पास में, तो कृपया टेस्ट सीरीज से दूर रहें। पहले टारगेट के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करें, पहले टारगेट के हिसाब से एक एक टॉपिक को पढ़ें। उसके बाद अगर समय मिलता है तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को 2-4 लगा लें, या पेपर उल्टा करके देख लें, या क्वेश्चंस को एटलीस्ट देख लें, वो सबसे सही रहता है ना। तो ये तरीका बेस्ट होता है। इसलिए टेस्ट सीरीज मत लीजिएगा, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिसमें पैसे आपके बर्बाद हों। बिना पढ़े लिखे टेस्ट देने चले जाएंगे, ना आपके मार्क्स आएंगे, ना तो आपसे लिखा जाएगा, ना तो आप वहाँ पर कुछ खास कर पाएंगे। इसलिए कृपया करके डेली आंसर राइटिंग जैसी चीज़ें अभी मैं शुरू करूँगा 22 तारीख से, उस प्रकार की चीज़ों पर मैं ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अभी क्या किया जाए? अभी क्या किया जा सकता है? 3 चीज़ें की जा सकती है। 1-2 दिन आराम कर लीजिए, उसके बाद से GS1 GS2 टारगेट बना देना है भाई। टॉपिक मेरे से ले लेना आप, आंसर राइटिंग वगैरह में जो जुड़ते हैं उनको तो टॉपिक दे ही दूंगा। टारगेट के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए कि मुझे आज ये 4 टॉपिक पढ़ना ही है, और उसके पश्चात से उनका आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। ये आपको करना चाहिए। और इस बार अगर सितंबर में एग्ज़ाम हो गया है तो अगले साल सितंबर तक का आपके पास मौका है। अगर आपका प्रीलिम सही से नहीं हो पाया है तो कृपया करके स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। ये एग्ज़ाम का ऐसे ही होता है, प्रोसेस ही यही है, फेल 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 देन पास। एक बार पास हो गए तो सारा पीछे का फेल्योर उड़ जाता है। कोई नहीं पूछता कितने अटैम्प्ट लगे भाई, कोई नहीं पूछता कितने साल लगे, कोई नहीं पूछता क्या उम्र हो गई, कोई नहीं पूछता कि कितनी बार फेल हुए, कुछ नहीं, नथिंग। ये ऐसे ही काम होता है सिविल सर्विसेज में। फेल हो रहे पिछले 5 साल से, 6ठे साल में पास हुए, बस हो गया, बात ख़त्म, है ना। इसलिए टारगेट के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ओके, डेली कितने घंटे आंसर राइटिंग को दें? एटलीस्ट शुरुआत में जब आप आंसर राइटिंग अभी करना शुरू करेंगे तो डेली एटलीस्ट 1 से 2 घंटा लिखने पर ध्यान देना है। वीक में 1 से 2 निबंध लिखना है। मैं आपको GS1 और GS2 के टॉपिक जो है वो आने वाले वीडियोज़ में करवा दूंगा। कल से न्यूज़पेपर डिस्कशन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 50 से 100 बच्चों के मुझे मैसेज आए होंगे न्यूज़पेपर डिस्कशन के लिए थैंक यू बोलने के लिए। कभी भी मैं इन चीज़ों को शेयर नहीं करता, स्क्रीनशॉट नहीं डालता, दिखाता नहीं हूँ,
बहुत सारे बच्चों को मदद मिला है न्यूज़पेपर डिस्कशन से, क्योंकि कई सालों से मैं करवा रहा हूँ और पीछे वाले जो करंट पूछे गए तो थोड़ा बहुत भी उनको ध्यान में था तो वो करके आए हैं, अच्छे से करके आए हैं, है ना। तो न्यूज़पेपर डिस्कशन कल से शुरू हो जाएगा, अगर आपको देखना हो तो बताइएगा। और एक चीज़ और है बता देता हूँ, मेंस आंसर राइटिंग के लिए ग्रुप शुरू हो रहा है ना, तो उसके बारे में ज़रा मैं बता देता हूँ। देखिए, इस बार मैंने 2 प्रकार के ग्रुप बनाए हैं। एक है टारगेट ग्रुप है जो ग्रुप 1 है। इसमें क्या होगा, आपको पर वीक के हिसाब से 2 टेस्ट होंगे, वीक में 2 टेस्ट होंगे। ये फुल लेंथ टेस्ट नहीं, मिनी टेस्ट होते हैं। 4 से 5 सवाल आपको दिया जाएगा, वीक में 2 दिन टेस्ट होता है। और वो टारगेट के हिसाब से होगा कि इस वीक में ये 8 टॉपिक आपको पढ़ना है, इन 8 के टेस्ट होंगे और टाइम लिमिटेड होगा, उतने ही देर में आपको टेस्ट का सारा सवाल हल करना होता है। जिनको स्पीड वगैरह सही है, लिखने का सही है, सिलेबस पढ़ लिया है, आंसर राइटिंग आती है, उनके लिए टारगेट ग्रुप है। वहीं दूसरा जो है वो डेली आंसर राइटिंग है। ये लर्नर के लिए है जो अभी सीख रहे हैं आंसर राइटिंग, जो सिलेबस कंप्लीट करेंगे मेरे साथ टारगेट बना करके, उनके लिए भी है। दोनों में ही सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। इसमें डेली आपको 1 से 2 सवाल मिलता है और इसमें आपको वीक में 2 दिन टेस्ट होगा, है ना। और टाइम बंधा होगा, मतलब कि 8 से 9, 9 से 10 इस प्रकार से होगा। विद इन द टाइम आपको लिख करके सबमिट करना होता है। क्यों भाई? क्योंकि टेस्ट होता है ना, वो आपको स्पीड आपकी जांचनी होती है कि कितना लिख पा रहे हैं, कितना डिलीवर कर पा रहे हैं। और जो टॉपिक दिया जाएगा उसी का टेस्ट होगा। इससे ये भी होगा कि जो पढ़ा हुआ टॉपिक है मैं उसको भी लिख पा रहा हूँ कि नहीं विद इन टाइम लिमिट। तो इसलिए टारगेट 1 ग्रुप उनके लिए है जिनको आंसर राइटिंग आती है और जिन्होंने सिलेबस पढ़ा हुआ है, अभी रिवीजन करके वो मेंस की तैयारी के लिए बिल्कुल परिपक्व होना चाहते हैं। ग्रुप 2 जो है ये डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। इसमें भी डेली आंसर राइटिंग होगा और वीक में 1 दिन निबंध भी होगा। सैटरडे को निबंध होता है और क्विज भी मिल जाता है आपको ग्रुप में। करंट अफेयर का क्विज मिलेगा, इवैल्यूएशन होगा, PDF मिलता है, मॉडल आंसर हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिलता है। बहुत सारा कुछ मिलता है यार, 200-300 रुपये पर मंथ में इतना कोई नहीं देगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। जुड़ना हो तो बताइएगा, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ID का, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।